जो अपनी ताकत पर भरोसा करते हैं वो आगे बढ़ते हैं और उधार की ताकत वाले घायल हो जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम इसी क्रम में सुभाष चंद्र बोस जी की जीवनी लेकर आए हैं। सुभाष चंद्र बोस ने तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, जय हिंद जैसे प्रसिद्ध नारे दिए। भारतीय प्रशासनिक सेवा की परीक्षा पास की। सन 1938 और 39 में कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। सन 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया। अंग्रेजों को देश से निकालने के लिए आज़ाद हिंद फौज की स्थापना भी की। लोग उन्हें सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के नाम से भी बुलाते थे। वह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक प्रख्यात नेता थे। हालांकि देश की आज़ादी में योगदान का ज़्यादा श्रेय महात्मा गांधी और नेहरू को जाता है, मगर सुभाष चंद्र बोस का योगदान भी किसी से कम सराहनीय नहीं था। चलिए इनके प्रारंभिक जीवन के बारे में बात करते हैं। इनका जन्म 23 जनवरी सन 1897 को उड़ीसा के कटक शहर में हुआ था। इनके पिता का नाम जानकी नाथ बोस था। ये प्रख्यात वकील थे। इनकी माता का नाम प्रभावती देवी था, जो एक धार्मिक महिला थी। प्रभावती और जानकीनाथ जी की 14 संतानें थी, जिसमें से 6 बेटियां और 8 बेटे थे। सुभाष चंद्र जी उनमें से 9वें स्थान पर थे। सुभाष बचपन से ही पढ़ने में होनहार थे। उन्होंने 10वीं की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया और स्नातक में भी वो प्रथम आए। कलकत्ता के स्कॉटिश चर्च कॉलेज से उन्होंने दर्शन शास्त्र में स्नातक की डिग्री हासिल की। उसी दौरान सेना में भर्ती हो रही थी। उन्होंने भी सेना में भर्ती होने का प्रयास किया, परंतु आंखें खराब होने के कारण उनको अयोग्य घोषित कर दिया गया। वे स्वामी विवेकानंद के अनुयायी थे। अपने परिवार की इच्छा के अनुसार सन 1919 में वे भारतीय प्रशासनिक सेवा की तैयारी के लिए इंग्लैंड पढ़ने के लिए चले गए। चलिए इनके कैरियर के बारे में बात करते हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिए उन्होंने 1920 में आवेदन किया और इस परीक्षा में उनको न सिर्फ सफलता मिली बल्कि उन्होंने चौथा स्थान भी हासिल किया। वे जलियांवाला बाग के नरसंहार से बहुत व्याकुल हो चुके थे और 1921 में प्रशासनिक सेवा से के पद से इस्तीफा दे दिया। भारत वापस आने के बाद नेताजी का महात्मा गांधी जी के संपर्क में आए और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए। गांधी जी के अनुसार उन्होंने देशबंधु चित्तरंजन के साथ काम करना शुरू किया। उन्होंने बाद में चित्तरंजन दास को अपना राजनीतिक गुरु बताया था। अपनी सूझबूझ और मेहनत से सुभाष चंद्र बोस बहुत ही जल्द कांग्रेस के मुख्य नेताओं में शामिल हो गए। सन 1928 में जब साइमन कमीशन भारत आया, तब कांग्रेस ने इसका विरोध किया और काले झंडे दिखाए। सन 1928 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में कोलकाता में हुआ। इस अधिवेशन में अंग्रेज सरकार को डोमिनियन स्टेट्स देने के लिए 1 साल का वक्त दिया गया। उस दौरान गांधी जी ने पूर्ण स्वराज की मांग से सहमत नहीं थे। वहीं सुभाष को और जवाहरलाल नेहरू को पूर्ण स्वराज की मांग से पीछे हटना मंजूर नहीं था। सन 1930 में उन्होंने इंडिपेंडेंस लीग का गठन किया और सन 1930 में सिविल डिसओबीडियंस आंदोलन के दौरान सुभाष को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। महात्मा गांधी जी इरविन पैक्ट के बाद सन 1931 में उनकी रिहाई हुई। सुभाष ने गांधी इरविन पैक्ट का विरोध किया और सिविल डिसओबीडियंस आंदोलन को रोकने के फैसले से भी वह बहुत नाखुश थे। सुभाष को जल्द ही बंगाल अधिनियम के अंतर्गत दोबारा जेल में डाल दिया गया। इस दौरान उनको करीब 1 साल तक जेल में रहना पड़ा और बाद में बीमारी की वजह से इनको जेल से रिहाई मिली। उन्होंने भारत से यूरोप उन्हें भेज दिया गया। वहां उन्होंने भारत और यूरोप के मध्य राजनीतिक और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ाने के लिए कई शहरों में केंद्र स्थापित किए। उनके भारत आने पर पाबंदी होने के बावजूद वो भारत आए और परिणामतः उन्होंने 1 साल के लिए जेल भी जाना पड़ा। सन 1937 के चुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी 7 राज्यों में सत्ता में आई और इसके बाद सुभाष को रिहा कर दिया गया। इसके कुछ समय बाद सुभाष कांग्रेस के हरिपुरा
अधिवेशन सन 1938 में अध्यक्ष चुने गए। अपने कार्यकाल के दौरान सुभाष ने राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया। सन 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष को दोबारा अध्यक्ष चुन लिया गया। इस बार सुभाष का मुकाबला पट्टाभी सीतारामैया से था। सीतारामैया को महात्मा गांधी का पूर्ण समर्थन प्राप्त था। फिर भी 203 मतों से सुभाष चुनाव जीत गए। इस दौरान द्वितीय विश्व युद्ध के बादल मंडराने लगे और सुभाष ने अंग्रेजों को 6 महीने में देश छोड़ने का अल्टीमेटम दे दिया। सुभाष के इस रवैये का विरोध गांधी जी समेत कांग्रेस के अन्य लोगों ने भी किया, जिसके कारण उन्होंने इस पद से इस्तीफा दे दिया और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। सुभाष ने अंग्रेजों द्वारा भारत के संसाधनों का द्वितीय विश्व युद्ध में उपयोग करने का घोर विरोध किया और इसके खिलाफ जन आंदोलन शुरू किया। उनके इस आंदोलन को जनता का जबरदस्त समर्थन मिल रहा था, इसलिए उन्होंने कोलकाता में कैद कर उन्हें नज़रबंद रखा गया। जनवरी 1941 में सुभाष अपने घर से भागने में सफल हो गए और अफगानिस्तान के रास्ते जर्मनी पहुंचे। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है वाली धारणा के मद्देनजर उन्होंने ब्रिटिश राज को भारत से निकालने के लिए जर्मनी और जापान से मदद की गुहार लगाई। जनवरी सन 1942 में उन्होंने रेडियो बर्लिन से प्रसारण करना शुरू किया, जिससे भारत के लोगों का उत्साह बढ़ा। सन 1943 में वो जर्मनी से सिंगापुर आए। पूर्वी एशिया पहुंचकर उन्होंने रास बिहारी बोस से स्वतंत्रता आंदोलन का कमान लिया और आज़ाद हिंद फौज का गठन करके युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना मुख्यतः जापानी सेना द्वारा अंग्रेजी फौज से पकड़े हुए भारतीय युद्धबंदियों को लेकर किया गया था। इसके बाद सुभाष को नेताजी कहा जाने लगा। अब आज़ाद हिंद फौज भारत की ओर बढ़ने लगी और सबसे पहले अंडमान और निकोबार को आज़ाद किया गया। आज़ाद हिंद फौज बर्मा की सीमा पार करके 18 मार्च सन 1944 को भारत भूमि पर आ धमकी। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान और जर्मनी के हार के साथ आज़ाद हिंद फौज का सपना पूरा नहीं हो सका। ऐसा माना जाता है कि 18 अगस्त सन 1945 में एक विमान दुर्घटना में इनकी मृत्यु ताइवान में हो गई, परंतु उसका दुर्घटना को कोई साक्ष्य नहीं मिल सका। सुभाष चंद्र की मृत्यु आज भी विवाद का विषय बनी है और भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा संशय है। सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था, याद रखिए, सबसे बड़ा अपराध अन्याय सहना और गलत के साथ समझौता करना है। धन्यवाद मित्रों। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना इसे न भूलें। धन्यवाद।